हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने जो लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट्स योर फर्स्ट यूनिट एज पर द योर एकेटिव सिलेबस। और हम लोगों की जो सबसे पहली यूनिट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने से पहले हमने ये समझा कि रिलेटिविटी क्या होती है, रिलेटिविटी को अपने आसपास कैसे समझ सकते हैं। तो उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आपको वो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने का जो बेसिक आधार है, जो बेसिक फाउंडेशन है, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब आपको ये समझ में आ गया, उसके बाद हम लोगों ने उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो कैटेगरी में डिफाइन किया। पहला हमने आपको बताया इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं और दूसरा हमने आपको बताया था नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं। हमने उन दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए, आप लोगों को चीजें समझाई इनर्शियल फ्रेम्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की। और आज हम बात करने जा रहे हैं गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसमें हम लोग एक ऐसी स्पीड के बारे में बात करते हैं जो बहुत तेज है, राइट। तो इसमें गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसको समझने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, क्या करता है, राइट। तो द इक्वेशन रिलेटिंग टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल इन टू इनर्शियल फ्रेम्स, है ना, जहां पर कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, वो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से बहुत बहुत कम होने वाली है। क्या मतलब है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी आपकी v है और ये बहुत कम होगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, राइट। सो इन दैट केस, इन द केस ऑफ गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू c or the speed of light, or you must say that it is very, the speed of particle is very or it almost negligible as compared to c। तो इस केस को कंसीडर करते हुए हमें आगे बढ़ना है और गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया कि दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं, उनके एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कोरिलेट करना है, यानी ट्रांसफर, राइट। So the equation relating to the coordinates of particle in two inertial frames whose velocity is negligible as comparison to the speed of light are called Galilean transformation, right? इस केस में क्या होगा, सबसे पहले बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। सपोज करिए आपके पास एक फ्रेम है, राइट। फ्रेम कैसा है, मान लीजिए ये फ्रेम है आपका S, राइट, और ये फ्रेम का ओरिजिन पॉइंट है O, कोई ऑब्जर्वर O पॉइंट पर खड़ा हुआ है, राइट। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, और कोई इवेंट इस P पॉइंट पर हो रहा है। ये क्या है, ये इवेंट है, कहां हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको हमने नाम दिया P पॉइंट। क्या नाम दिया, P पॉइंट। P पॉइंट पे कोई इवेंट अकर हो रहा है, कोई घटना घट रही है। इस फ्रेम से ये जो ऑब्जर्वर है जो O पे खड़ा हुआ है, वो उस P पॉइंट को देख रहा है, और ये कंसीडर किया जा रहा है कि इस S फ्रेम से जो P पॉइंट है, सपोज कर लीजिए X डिस्टेंस पर है। इतना क्लियर है। पहला फ्रेम क्या है, फ्रेम S है जो कि P पॉइंट से X डिस्टेंस की दूरी पर है। गॉट इट। अब हमने एक दूसरा फ्रेम और कंसीडर कर लिया कि जो इनिशियली तो इसी को ओवरलैप कर रहा है, इनिशियली क्या कर रहा है, इसी को ओवरलैप कर रहा है। यहीं पर O डैश होगा, ये X होगा, ये Y होगा, ये Z होगा, दूसरे फ्रेम का भी। लेकिन जैसे जैसे वो फ्रेम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो फ्रेम हमारा आगे बढ़ेगा, मान लीजिए कि हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये दूसरा फ्रेम हम मान लेते हैं जो कि डिस्प्लेस होके, कहां से, ओरिजिन पॉइंट O से डिस्प्लेस होके आगे बढ़ा। गॉट इट। तो मान लीजिए ये फ्रेम हमारा है S डैश, ये है हमारा
y डैश, ये है हमारा x डैश, क्योंकि x और x डैश एक दूसरे के पैरेलल होंगे और मोस्टली कॉन्साइड ही कर रहे हैं, राइट, क्योंकि मोस्टली नहीं कॉन्साइड ही कर रहे हैं इनिशियल फेज में। ये है हमारा z डैश, ये है हमारा y डैश, और हमारा इस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो o डैश पॉइंट पे खड़ा हुआ है। अब सिचुएशन क्या बनने वाली है? सिचुएशन ये है कि पहला फ्रेम हमने लिया S, जिसका ऑब्जर्वर O पे खड़ा हुआ है। इस S फ्रेम से इस इवेंट की दूरी जो डिस्टेंस है सपोज कर लीजिए वो x है। अब दूसरा फ्रेम जो S डैश था वो इनिशियली S फ्रेम को ही ओवरलैप कर रहा है। सिंपल बात, कहां कर रहा है? S फ्रेम को ही ओवरलैप कर रहा है, और वहां से ये जो फ्रेम S डैश है इसने क्या किया कि v वेलोसिटी से, किससे? v वेलोसिटी से टूवर्ड्स दी पॉजिटिव x एक्सिस मूव करना स्टार्ट किया। क्या किया? टूवर्ड्स द पॉजिटिव x एक्सिस मूव करना स्टार्ट किया। जैसे इसने स्टार्ट किया तो कहां पहुंचा? किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर किया होगा इसने, है ना? क्या किया होगा? इसने किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर किया होगा। तो डिस्टेंस को कवर करेगा तो कोई ना कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन होगी, राइट? तो हमने क्या कंसीडर किया? एक फ्रेम S डैश है, राइट, जो S के ऊपर कॉन्साइड कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था। उसने v वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है v, जिससे मूव करना स्टार्ट किया और किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर उसको एकदम से रोक दिया। तो भैया अब यहां से हमें सिचुएशन देखनी है, राइट? तो क्या हुआ कि हमें ये पता करना है कि इतने, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि इस S डैश फ्रेम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना? क्या कैलकुलेट करेंगे कि इस फ्रेम S डैश ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल होगा? हमने कहा कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t पर, t समय के बाद, इस t समय के बाद हमने S डैश फ्रेम को रोक दिया। वेलोसिटी कितनी थी S डैश फ्रेम की? v, राइट? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड, और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो अगर आप यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा? टाइम इंटू स्पीड, टाइम व्हाट? t इंटू v। तो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कौन सा डिस्टेंस? ये वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कितना होगा? v इंटू टी। क्या होगा? v इंटू टी। तो इस चीज को हमने कैलकुलेट किया, v इंटू टी। तो आपने क्या देखा? अब आप अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? वो होगा x डैश इक्वल्स टू, कौन सा? ये x डैश, ये है ना, ये x डैश, जो vt डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो p पॉइंट से उस फ्रेम की डिस्टेंस बची हुई है, दैट इज x डैश इक्वल्स टू x माइनस vt, है ना? x डैश क्या हो जाएगा? x माइनस vt। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन समझ में आ गई? x डैश इक्वल्स टू x माइनस vt। वहीं पर y डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस, दैट्स व्हाई वी हैव a x डैश इक्वल्स टू x माइनस vt। बट आप देख पा रहे हो y के डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y डायरेक्शन or along the y axis. That's why we must write here y dash equals to y only, because there is no displacement along the y axis, right? Similarly, if I am talking about z dash, तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा हमारा? z के बराबर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, है ना? तो पहला इक्वेशन क्या बना? x डैश इक्वल्स टू x माइनस vt, y डैश इक्वल्स टू y, z डैश इक्वल्स टू z, because there is no displacement along the y axis as well as on the z axis.
t dash equals to t. That is equation number 4. So पहली इक्वेशन x dash equals to x minus vt, y dash equals to y, z dash equals to z and t dash equals to t. ये हमारे पहले सिस्टम से कैलकुलेट हो गया. अब ये तो है तब जब हमने सिर्फ एक डायमेंशन में, एक एक्सिस के डायरेक्शन में अपने फ्रेम एस डैश को डिस्प्लेस किया. अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि अगर हमारे पास फ्रेम है दूसरा ये वाली सिचुएशन में, ये फ्रेम है हमारा S, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं y, z और x, और ऑब्जर्वर है हमारा O. क्लियर है? ऑब्जर्वर हमारा क्या है? O. दूसरा अब फ्रेम क्या है? अपने फ्रेम ने इसने दूसरी पूरी पोजीशन बदल दी. सपोज करिए मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि सिचुएशन कुछ ऐसी है. पहले क्या था? पहले ये मान के चलिए, पहले फ्रेम में क्या था कि यहां से ये कॉन्साइड कर रहा था. अभी इसमें क्या हुआ कि ये कॉन्साइड कर रहा था, धीरे 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 चल के आया और सिर्फ कैसे चल रहा है? ऐसे, है ना? कैसे चल रहा है? ऐसे. मतलब देयर इज ओनली चेंज इन पोजीशन अलोंग द एक्स एक्सिस, not in y, not in z, right? That's why I wrote x dash equals to x minus vt, y dash equals to y, as well as z dash equals to z and t dash equals to t. There will be no change in time also, right? But in the second case, अब ये हम क्या करने जा रहे हैं? अभी ये कॉन्सेप्ट कर रहा है, दूसरा फ्रेम एसएसपीसी के ऊपर कॉन्सेप्ट कर रहा है. अब इसकी सिचुएशन कैसी होगी? कुछ इस तरह से होने वाली. देखिए समझिए, इस तरह से. कैसे? दोबारा देखिए, ऐसे. तो देखिए हाइट भी इसने कवर की, एक्स डैश में भी, एक्स डायरेक्शन में भी मूव किया और वाई में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो इसको अगर हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनाएंगे इसको? फिगर को, इस फिगर को बनाएंगे हम कुछ इस तरीके से. ऐसे. ये क्या होगा? ये होगा z डैश, ये होगा x डैश, ये होगा y डैश, और ये फ्रेम कौन सा होगा? ये होगा हमारा फ्रेम s डैश, और यहां ऑब्जर्वर होगा हमारा o डैश. p पॉइंट वहीं पर है, p पॉइंट हमारा वहीं पर है जहां पर हमारा पहले हुआ था. ठीक है? तो क्या कंसीडर किया हमने कि यहां से इस p पॉइंट यानी जो इवेंट हो रहा था इसकी डिस्टेंस कितनी हमने बताई थी आपको? x. अभी भी हमने x ली. इस केस में क्या था? सिर्फ x डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट था, इसमें y में भी हुआ. देखिए इसने ये कवर किया, ये डिस्टेंस तो y एक्सिस की तरफ है, ये x एक्सिस की तरफ है और ये हमारा z एक्सिस की तरफ है, राइट? ये हमारा कितना हुआ? x. तो ये जो इस फ्रेम s डैश से इस p पॉइंट जो क्या है? ये है हमारा इवेंट पॉइंट. इस p पॉइंट की जो डिस्टेंस है मान लीजिए कितनी बची? x डैश, जो उसमें बची थी. सेम वही बात कर रहा है, राइट? तो अब कैलकुलेट करते हैं. अभी इसमें क्या कैलकुलेट किया था? vt यानी वेलोसिटी अलोंग दी x एक्सिस. तो आप इसको x vx भी लिख सकते थे, राइट? ऐसे ही आप इसको क्या लिखेंगे? ये कौन सी डायमेंशन में है? y में. देखिए y एक्सिस है तो ये y एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा हमारा? v y t. क्या हो जाएगा हमारा? v y t. ये हमारा क्या है? ये है हमारा अलोंग दी x एक्सिस, x एक्सिस की तरफ. ये क्या हो जाएगा हमारा? v x t. और ये हमारा क्या हो जाएगा? z एक्सिस की तरफ. ये क्या हो जाएगा हमारा? v z t, राइट? तो अब हम यहां पे इक्वेशंस लिख सकते हैं आसानी से. क्या लिखेंगे इस वाले केस में? जब फ्रेम हमारा s डैश और s इनिशियली कौन से थे? हमने s डैश फ्रेम को किससे मूव कराना स्टार्ट किया? v वेलोसिटी से अलोंग दी पॉजिटिव x एक्सिस, अलोंग दी y एक्सिस एज वेल एज अलोंग दी z एक्सिस. मतलब इट इज अ 3 डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ द गैलिन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो क्या बनेगा? हमारा इक्वेशन लिखा जाएगा जैसे पहले लिखा जा रहा था. x डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू x पूरी डिस्टेंस ही
माइनस वीटी जो ट्रेवल किया, तो बची कुची क्या होगी, एक्स डैश, तो इसको क्या लिखेंगे, वी एक्स टी, राइट। सिमिलरली y डैश इक्वल्स टू y माइनस वी वाई टी, गॉट इट। z डैश इक्वल्स टू z माइनस वी जेड टी एंड t dash will be the remain same. There will be no change at all in Gaussian transformation. So right, so that is the case, or these are the transformation equation or the Gaussian transformation equation in for the three-dimensional analysis, and that is the case where our frame as this only moving in positive x-axis, right? That's why we have wrote it as a vxt, मतलब velocity along the x-axis multiplied by t, it will give you a distance which is covered by the frame s dash in time interval of t. क्या मतलब है कि s dash फ्रेम ने जो अपने t टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी उसकी डिस्टेंस कितनी है, vxt। तो टोटल में से अगर मैं इतनी डिस्टेंस निकाल दूंगा तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा हमारा x माइनस v, राइट, vxt। तो हम लोग इस तरीके से ये वन डायमेंशनल में जब मूव होगा तब इक्वेशन होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगी, जब ये टू डायमेंशन में होगा तब इसकी ये बात करेंगे, राइट। इसको और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो कैसे करेंगे, सपोज करिए हमारे पास कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी, गॉट इट। ये आपको पता है कि v इज अ कांस्टेंट, देयर इज नो वेरिएबल इन द वेलोसिटी, ये बदल नहीं रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये बदल नहीं रही है, राइट। तो अगर मैं इसको क्या लिखे, नाउ डिफरेंशिएट above equation with respect to time, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर बताते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx डैश डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू dx डिवाइड बाई dt माइनस v इंटू dt ओवर dt। क्या किया आपने बहुत इजी तरीके से क्या कर दिया, ये जो हमारी इक्वेशन थी x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। जब आप टाइम के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dx डैश ओवर dt, we are differentiating the x dash with respect to time, here I am differentiating x with respect to time, here I am also differentiating this factor with respect to time। तो इतना तो मैथमेटिक्स आप सभी ने पढ़ी हुई है, मुझे भी आती है। क्या होगा, that is the dx dash over dt, it means क्या फिजिक्स पढ़ी थी आपने, पहले क्या समझा था कि जब हम लोग डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या देता है, वो देता है वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी। तो क्या मतलब है, वंस वी डिफरेंशिएट द डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इट विल गिव यू द टर्म ऑफ वेलोसिटी। सो कैन आई राइट इट एज ए u प्राइम और u डैश, इट इज अ वेलोसिटी, राइट, दैट इज also velocity v, and और ये क्या हो जाएगा हमारा dt over dt, it will give you the value 1, ये तो 1 हो गया। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, u dash equals to u minus vt। हमने इस वेलोसिटी कंपोनेंट को क्या नाम दिया, u dash, इस वेलोसिटी कंपोनेंट को हमने क्या नाम दिया, u, ये v, और ये आपको पहले से बता दिया है, कई बार मैंने आपको बताया है कि जो v है ये कांस्टेंट है, यानी आपका जो फ्रेम एस डैश है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एज वेल एज द जेड एक्सिस। तो आपकी इक्वेशन आ गई, राइट। अगर ऐसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करते तो ऐसे ही उसमें आ जाएगा y डैश इक्वल्स टू, यानी u y के कंपोनेंट में, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन कह रही है कि वेलोसिटी इज वेरिएबल अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा,
वेलोसिटी बदल रही है, राइट? तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इज वेरिएबल अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन यानी गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वेलोसिटी बदली रही है, राइट? अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या है कि हम लोग और इजी कर लेते हैं। क्या इजी करते हैं कि इसी टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आप सभी को पता है कि जब वेलोसिटी को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया जाता है तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। यानी नाउ डिफरेंशिएट, इसको कोई नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर ए, राइट? नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना? किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या बन जाएगा? dv डैश ओवर dt इक्वल्स टू ना, दैट इज u डैश, है ना? du डैश डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू du डिवाइड बाई dt माइनस v। इसको भी डिफरेंशिएट करना है ना, यानी d ओवर dt और मल्टीप्लायर में क्या आएगा? v। और ये बात जब पता है आपको कि जब किसी भी कांस्टेंट टर्म का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं? जब हम लोग किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 0। तो आपने क्या लिखा? इसकी वैल्यू सीधी सीधी क्या आएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी? 0। तो क्या हो गया? दैट इज ओनली du डैश डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू du डिवाइड बाई dt, right? That is what? That is the differentiation of the velocity component किसमें? एस डैश फ्रेम में, राइट? जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये एस फ्रेम में जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी ये जो है ये दे रहा है एक्सेलरेशन ए डैश किसके लिए? एस डैश फ्रेम के लिए, जो मूव कर रहा है along the x axis, along the y axis, along the z axis। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा एक्सेलरेशन इन एस फ्रेम, है ना? इसका मतलब क्या है? ये तो रहा हमारा मूविंग फ्रेम। क्या था? ये है हमारा मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम एस डैश। ये है हमारा इनर्शियल फ्रेम, जो क्या कहलाता है? एस। यानी इनर्शियल फ्रेम तो रेस्ट में है और मूविंग फ्रेम हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। पहले वाले केस में एक डायरेक्शन मूव कर रहा था सिर्फ x में, दूसरे केस में x में भी मूव कर रहा था, y में भी मूव कर रहा था, z में भी मूव कर रहा था। तो आपने बहुत सही कैलकुलेशन देखी कि जब हम लोग इन केसेस को ले रहे हैं, पहले वाले केस में ये इक्वेशंस थी हमारे पास, दूसरे वाले केसेस में जब हमने तीनों डायमेंशन में अपने फ्रेम एस डैश को मूव कराया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। और हमने उसके बाद देखा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स पे क्या इफेक्ट आता है। तो हमने क्या किया? एक्स डैश इक्वेशन जो है, पहले हमने एक कंपोनेंट ले लिया, वाई को भी कर सकते थे हम लोग, जेड को भी कर सकते थे, पर हमने एक्स वाले पहले ले लिया। तो एक्स डैश इक्वल्स टू dt ये हमने करा, तो हमने निकाला कि वेलोसिटी विल बी वेलोसिटी इज वेरिएबल अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हमने उस वेलोसिटी को भी अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन आई फाउंड दैट एक्सेलरेशन विल बी रिमेन सेम। तो आप क्या कंक्लूजन लिखोगे? लिखोगे एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। हिंदी में बोलते कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे, वो समझ लीजिए, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, will be remain same under Gaussian transformation, राइट? सो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने क्या समझा? हमने समझा कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है,
गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करने का सबसे अच्छा इंपैक्ट क्या था कि जब कब यूज करेंगे या क्या है कब यूज होता है, ये कह सकते हैं जब हमारा पार्टिकल यानी फ्रेम का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो, तब गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है, पहली बात। दूसरी बात, हमने जब दो फ्रेम लिए, एक स्टेशनरी फ्रेम एक मूविंग फ्रेम, फ्रेम को मूव कराया तो हमने इक्वेशंस निकाली, राइट। जब हमने उसको 3 डायमेंशन में मूव कराया तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ये हमने देख लिया कि जब तीनों डायमेंशन में फ्रेम मूव कर रहा है एस डैश हमारा, और पी जो इवेंट पॉइंट है, पी जो इवेंट पॉइंट है वहां की डिस्टेंस हमने तीनों डायमेंशन में कैलकुलेट की, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखी। एक्स डैश मतलब एस डैश फ्रेम का पॉइंट, एक्स मतलब इनर हमारा जो पहला फ्रेम है एस इसका पॉइंट, राइट। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया तो निकला हमारा एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वीटी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई माइनस वीटी, जेड डैश इक्वल्स टू जेड माइनस वीटी और टी डैश इक्वल्स टू टी, राइट। तो उनको डिफरेंशिएट किया, ये हमारे सामने निकल के आ गया। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा? कंक्लूजन निकला कि वेलोसिटी इज वेरिएंट और द वेरिएबल अंडर गैलिन ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सेलरेशन विल बी द रिमेन सेम अंडर गैलिन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी वेलोसिटी को, जो गैलिन ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी बदली जा सकती है या बदलती रहती है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखिए ये क्या है? एस डैश फ्रेम का एक्सेलरेशन, ये क्या है? एस फ्रेम का एक्सेलरेशन, यानी मूविंग फ्रेम का एक्सेलरेशन और इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों के त्वरण में एक्सेलरेशन में कोई परिवर्तन नहीं आया, राइट। लेकिन यहाँ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ द मूविंग फ्रेम यानी एक्स डैश फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ द स्टेशनरी यानी इनर्शियल फ्रेम माइनस वी, देयर इज ए वेरिएबल, ये बदलती है, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने गैलिन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, कल हम कुछ और भी चीजें बात करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच बच्चों, गुड डे।